जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 6 ईओ, जिसका कोड नंबर दिया है 824 ईओ। तो इसमें से सबसे पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, यानी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, वो मेरे भाई क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो होता है आप लोगों का दृष्टिपटल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर 3 कह रहा हमारा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो श्वेत प्रकाश का जो सबसे अधिक विचलित होने वाला जो रंग होता है वो आप लोगों का बैंगनी होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और आप लोगों को पसंद आए, वीडियो आपको समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी आपकी 4 गुनी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 5 कह रहा, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो जो सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है वो मुलायम लोहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? तो इसमें जो किरण आरेख सही है वो आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण के किरण आरेख दिए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर कहा है 8, शुद्ध वायु है। तो शुद्ध वायु आप लोगों की है क्या? समांगी मिश्रण, धातुओं का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण, या फिर आप लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस शुद्ध जो वायु होती है वो समांगी मिश्रण होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर प्रश्न नंबर कह रहा है 9, एल्कीन है। तो एल्कीन आप लोगों की क्या है? C3H6, C3H6 आप लोगों का सही आंसर एल्कीन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर कह रहा हमारा 11, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें सिर्फ एकल बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हमारा, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए हम मिलान कर दें आप लोगों के सामने, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो उसमें मूर्ति का निर्माण होता है, कास्टिक सोडा से साबुन का निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट से प्रति अम्ल बनता है, और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग जो होता है वो कीटाणुनाशक यानी प्रतिजीवाणुनाशक के रूप में होता है, यानी इसका जो सही आंसर है वो क्या है आप लोगों का? बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाएगा? तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर जो लाल होता है तो ग्लूकोज होता है, यानी H2SO4 जलीय विलयन जो होता है वो लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जो हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन के बिना। फिर प्रश्न नंबर 15 कह रहा हमारा, मेंडल प्रसिद्ध है। तो मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? मेंडल आनुवंशिकता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? वृषण में, ठीक है, टेस्टिस में होता है। कोपिका पाई जाती हैं। तो कोपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? फेफड़ों में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, पौधों में जल के परिवहन हेतु होते हैं। तो पौधों में जल परिवहन हेतु जो होते हैं वो जाइलम होते हैं। ये देखिए बच्चों ने टिक लगा भी रखे हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता तो वो होता है 120/80। फिर प्रश्न नंबर 20 हमारा कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है राजेंद्र सिंह जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं? पहला प्रश्न इसमें देखिए, ये जो आप लोगों का ये भौतिक विज्ञान का उपखंड का है। भौतिक विज्ञान में हम जितने भी आप लोगों के न्यूमेरिकल आएंगे वो सभी न्यूमेरिकल अभी हल करवाएंगे। प्रश्न कह रहा, उत्तल दर्पण द्वारा उनके ध्रुव और अम्ल के बीच रखे एक प्रतिबिंब के प्रतिबिंब का बनने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग खुद अपने आप ही हल करेंगे। ठीक है, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। फिर प्रश्न नंबर 2 कह रहा, चित्र बनाकर समझाइए। चित्र हमें नहीं बनाना है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त, मतलब दूर दृष्टि दोष व्यक्ति का निकट बिंदु 15 से 75 सेंटीमीटर। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से हल करेंगे भी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा हमारा सामान्य दूरदृष्टि दोष, यानी लिखेंगे हम चूंकि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष चूंकि व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, वह उसका जो निकट बिंदु है, यानी वो वस्तु मतलब जो देख सकता है, तो वो देख सकता है केवल 75 सेंटीमीटर। कितना देख सकता? 75 सेंटीमीटर। तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है 75 सेंटीमीटर। फिर कहा, इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f का मान ज्ञात करना है। निकट बिंदु यानी वस्तु का निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे बहुत आराम से। देखिए ध्यान से, लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र हमारा क्या कह रहा है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v का मान 75 और माइनस 1/u का मान माइनस 25। 1/f बराबर 1/75 माइनस माइनस प्लस 1/25। 25 दूनी 25 तियाँ 75 और 25 तियाँ 75। हर बराबर किए, 3 से गुणा किया। देखिए हर में 25 तियाँ 75 और 3 से अंश में, तो 1/f बराबर 1 + 3 = 3/75। तो f का जो मान आया वो कितना है? 75/4। f का मान, इसको हम अगर भाग करें तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आप लोगों का? 75 को 4 से भाग करेंगे तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ देखना भी है, क्योंकि व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो v का मान माइनस होना चाहिए। v का मान कैसा होना चाहिए? माइनस का 75 माइनस का 1/75, 1 3 से 1 कम हो जाएगा 2/75। तो 75 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा हमारा? 37.5 सेंटीमीटर। 37.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.14 यहीं पे लिखे दे रहे हैं। 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। फिर कहा, एक विद्युत केतली पर 20 वोल्ट
2.2 किलोवाट अंकित है, यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है, तो प्रयुक्त ऊर्जा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करना। यानी ऊर्जा प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यहाँ पे V का मान देखिए, वोल्टेज जो दिया वोल्टेज दिया है आप लोगों का, विभवांतर दिया है 20। यहाँ से हल करेंगे। विभवांतर हमारा दिया है 20 वोल्ट, और जो क्षमता दी है वो किलोवाट दी है। कितनी किलोवाट दी है? क्षमता P का मान दिया है 2.2 किलोवाट। तो P का मान 2.2 किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाए, जीरो से जीरो कैंसिल। तो P का मान कितना है? 2200 वाट। फिर कहा यह 3 घंटे के लिए कार्य करती है। कितने देर के लिए कार्य करती है? 3 घंटे, यानी टाइम जो है वो 3 घंटे, 3 आवर्स। हमसे कहा है कि विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो कोई बात नहीं, तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, P बराबर वी आई टी। तो P का मान दिया 2200, V का मान 20 वोल्ट, धारा निकालना, टाइम 3, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काटे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। तो धारा I का मान 110, गुणे में 3 है, बट्टे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी आप लोगों की? धारा लगभग बहेगी आप लोगों की। फिर यहाँ पे टाइम भी दिया, 3 घंटे के लिए कार्य करती। P बराबर वी आई टी, 3 घंटे के लिए कार्य करती है। तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन। धारा यहाँ पे आपकी जो काम करेगी, ये क्वेश्चन अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, धारा कितना कार्य कर रही है हमारा। आप लोगों का यही जो है सही होना चाहिए, वी आई टी। ठीक है, P बराबर वी आई टी, क्योंकि कार्य करेगा। तो यहाँ पे एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, W बराबर पी टी, W बराबर पी टी। तो P का जो मान है देखिए, W बराबर, W कार्य किया है कितना? 2200। कार्य होता है आप लोगों का पी टी, P का मान वी आई, P का मान वी आई। तो यहाँ पे धारा आपकी 110/3 ही होनी चाहिए, यही आप लोगों का आंसर होना चाहिए। इसे हल करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 सत्ते 3 छक, यानी 36.67 एम्पियर। इतनी धारा आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे कहा है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। अभी ये यौगिक दिए देखिए, तो इनके IUPAC नाम लिखने हैं हमको। तो ये आप लोगों को कॉपी पर हम हल करके आराम से बता देंगे। ठीक है, ACH2CH2Cl, फिर B में दिया है, C दिए हैं, D दिए। आप लोग अनुसार में मैच करते रहना, हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से हल करवा रहे हैं। ठीक है, कॉपी पे।
पहला वाला कह रहा है हमारा, ए कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, CH2 CH। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, पहली बात तो यहाँ पे लगा है 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या लगता है मेरे भाई, प्रोप। क्या लगता है, प्रोप। फिर डबल बॉन्ड लगा है तो क्या लगेगा, इन। क्या लगेगा, इन। फिर यहाँ पे क्या लगा, Cl का मतलब होता क्लोरो। Cl का मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्लोरो। तो क्लोरो कितने कार्बन के बाद लगा, 1 2 तीसरे कार्बन पे लगा है क्लोरो। तो क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। यही आप लोगों का बिल्कुल सही है। फिर बी वाला देखते हैं, बी क्या कह रहा हमारा, बी वाला कह रहा हमारा CH3 CH COOH OH। तो यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या लगाएंगे हम, 3 कार्बन पे क्या लगाते हैं हम, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड पे लगाएंगे हम एन, तो प्रोपेन। प्लस OH लगा, ऑल लगा है कितने पे, दूसरे कार्बन पे। देखिए एक और दूसरे कार्बन पे लगा है ऑल, तो क्या हो जाएगा 2 ऑल। और फिर एथेनो मतलब ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो क्या लिखेंगे, 2 ऑल 2 प्रोपेनाल, 2 प्रोपेनाल ओइक अम्ल। ठीक है, 2 प्रोपेनाल ओइक अम्ल। ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। फिर सी वाला हमारा कह रहा है, सी वाला कह रहा है हमसे CH5 C2H5 C2H5 CH2 CH फिर CH2। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 और ये 4 5 6, 6 कार्बन पे क्या होता है, हेप्ट। क्या होता है, हेप्ट। हेप्ट सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एथिलीन लगा है कितने पे, C2H5, C2H5 लगाया तो क्या लगेगा, C2H5 का मतलब एथिल। ठीक है, एथिल। कितने कार्बन के बाद लगा है देखिए, 1 2 3, एथिल लगा है हमारे 3 कार्बन के बाद लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, लेकिन ये भी है 1 2 3 4 प्लस 4, तो क्या लिखेंगे, 4 एथिल हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन आप लोगों का सही आंसर है। फिर अगला कह रहा है डी वाला ऑप्शन, डी क्वेश्चन, HClBr। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन पे क्या लगाते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। फिर ब्रोमो, Br का मतलब ब्रोमो, ब्रोमो प्लस क्लोरो। फिर आइडो, आई का मतलब आइडो, क्या लिखेंगे, मेथेन। ठीक है, या फिर लिख दें मेथेन, या फिर ब्रोमो क्लोरो आइडो मेथेन। तो लिखेंगे ब्रोमो क्लोरो आइडो मेथेन, आइडो मेथेन। यही आप लोगों का IPSC नाम बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए।
फिर 7 नंबर कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो रासायनिक समीकरण दिए, इनको भी हम संतुलित कॉपी पर ही करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर है, आंसर से मैच करते रहिएगा, वरना हम लिख तो लेंगे ही। पहला कह रहा हमारा का खंड कह रहा हमारा C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं लेफ्ट साइड, और यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन। तो 6 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे कार्बन, 6 कार्बन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी, 6 और 2 8। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 दूना 12 और 1 13, 6 दूना 12 और 1 13। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम कर देंगे 6 से गुणा, कितने से गुणा, 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 18, 6 18। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 12, तो 6 दूनी 12। ठीक है, इस तरीके से हमारा सही आंसर बना। खंड खा क्या कह रहा हमारा, खंड खा आप लोगों के पास है लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम भी बराबर है दोनों पक्षों में। क्लोरीन कितनी है, 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे, क्लोरीन 2 क्लोरीन हो गई। हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितना, 1 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन कितना, 3 इधर है, तो 2 और 1 3, यही सही आंसर, दोनों पक्ष बराबर हैं। फिर खंड गा क्या कह रहा हमारा, N2 प्लस H2 एरो NH3। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे कर देंगे 3 से गुणा, 3 दूने 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना, 2 नाइट्रोजन, दोनों सही आंसर हो गए हमारे। इस तरह से समीकरण संतुलित करेंगे। फिर घा खंड कह रहा हमारा MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। समीकरण संतुलित करने में कुछ भी नहीं, दोनों पक्षों को देखना होता है कि हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं, और कुछ भी नहीं दिक्कत होती इसमें। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कितने हैं, मैग्नीज कितने हैं, 1 हो गया। क्लोरीन कितने, 2, यहाँ पे क्लोरीन 1, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 क्लोरीन हो गई। 2 और 2 4, 4 क्लोरीन मतलब 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर दिए। हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन। सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट। फिर इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। फिर कह रहा है संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, भर्जन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया आप लोगों को लिखना है। और उपखंड जो गा दिया है वो आप लोगों का है जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, और आप लोगों को हम एक वीडियो में ही एक सेट हल करवा देते हैं, अगले वीडियो में हम आप लोगों को सेट 7 हल करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।